नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम आमना सामना में बात करेंगे मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर। सरकार ने दिवाली से पहले सौगातों का पिटारा खोल दिया है। सरकार ने रोजगार और शिक्षा से लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं, जिन पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस पीसीसी चीफ ने तो बेरोजगारी को लेकर सीएम से सवालों की झड़ी ही लगा दी। क्या है पूरा मामला, जानेंगे, फिर चर्चा भी करेंगे। मोहन कैबिनेट की बैठक में दिवाली से पहले सौगातों का पिटारा खोल दिया गया। सरकार ने रोजगार, पेंशन, शिक्षा से लेकर किसानों को लेकर कई बड़े फैसले किए, जिसमें सबसे अहम 1 लाख नई नौकरियां निकालने का फैसला लिया गया। यह नौकरियां अलग अलग विभागों में होंगी। रोजगार सृजन के 11 विभाग जो काम कर रहे हैं, उनको 4 साल की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में बताएंगे कि ये 11 विभाग कितने लोगों को रोजगार दिलवा सकते हैं। सुनिए राजेंद्र शुक्ल, डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश ने क्या कुछ कहा। रोजगार सृजन के लिए जो हमारे 11 विभाग हैं जो रोजगार सृजन के लिए काम कर रहे हैं, एमएसएमई है, इस प्रकार के कई डिपार्टमेंट हैं, उनको अगले 4 साल के लिए कार्य योजना बनाने के लिए उनको निर्देश दिया गया है कि 4 सालों में वो कितने रोजगार के अवसर तैयार कर सकते हैं, जहां पर लोगों को ट्रेन किया जा सके अकॉर्डिंगली और उनको वहां पर प्लेसमेंट कराया जा सके। ये एक महत्वपूर्ण चर्चा आज के बैठक में रही है। और जो हमारी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सरकारी नौकरियां, दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की वैकेंसी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एक बड़ी मैन पावर की कमी विभागों के परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है, इसलिए कैबिनेट ने कई समय पर कई पदों की स्वीकृतियां की हैं। तो दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आज कैबिनेट ने तय किया है। वहीं इसे लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एमपी सरकार को घेरते हुए कहा है कि युवाओं को रोजगार देने के जगह नशे की लत लग गई है। पटवारी ने कहा कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि SC/ST बैकलॉग के पदों पर भर्ती क्यों नहीं हुई, अतिथि विद्वानों और शिक्षकों का क्या हुआ, उनको नियमित कब करेंगे। सुनिए। मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं, रोजगार के आंकड़े आप बार बार कहते थे कि हम इतने रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, उससे ज्यादा डबल टिबल नशा करने वाले युवा बढ़ रहे हैं। तो आखिर इसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्यों नशेड़ी प्रदेश बना रहे हो प्रदेश को आप? 10 महीने में क्या उपाय किया आपने कि नशा रुके, और क्या उपाय किया है कि रोजगार मिले? सिर्फ धार्मिक प्रवचन दिए, एक कृष्ण वहां है और एक मोहन यहां है, भगवान से आपकी तुलना करते हो आप? आपको शर्म नहीं आती? ST/SC के बैकलॉग के पदों का क्या हुआ? PSC की एग्जाम का क्या हुआ? उनकी छात्रवृत्ति का क्या हुआ? 10 महीने में क्या किया आपने? छात्रवृत्ति तो ठीक, जो ST/SC के बैकलॉग के पदों की अपनी जगह, उनकी योजनाएं अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की बंद क्यों कर दी? सामान्य छात्रों के कंप्यूटर का क्या हुआ? लैपटॉप का क्या हुआ? बच्चों की साइकिलों का क्या हुआ? क्या हुआ स्कूल एजुकेशन की योजनाओं का? क्या हुआ वो मेधावी छात्रों का? उनके पैसे क्यों रुके हुए हैं? आखिर आप किस तरीके का प्रदेश बनाना चाहते हो? कर्ज का, क्राइम का, करप्शन का? कब 10 महीने में सुधार होगा? अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक जिनको आप नियमित कर रहे थे, उसका क्या हुआ? और कब करोगे? और नहीं करोगे तो बताओ कि नहीं करेंगे। आपके मंत्री उनको मेहमान बताते हैं, कब्जाधारी बताते हैं, आपने माफी क्यों नहीं मांगी? मंत्री को क्यों नहीं हटाया? आखिर भविष्य बनाने वाले शिक्षक का अपमान क्यों? इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा मोहन भैया। तो मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश को दीपावली के पहले तोहफों की बौछार कर दी है। नौकरियों की बात, पेंशन की बात और तमाम घोषणाएं की गई हैं। इस पर सियासत गरमा रही है। आज इसी सियासत पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें।
डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी प्रवक्ता, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी प्रवक्ता। नौकरियां, बेरोजगारी दूर करने के लिए सबसे सहज उपाय यही है कि सरकारी विभागों में नौकरियां निकाली जाए, वैकेंसी निकाली जाए और सरकार युवाओं को रोजगार दे। और पढ़ाई करते वक्त जो युवाओं का जो ध्यान होता है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, वो ये होता है कि हम पढ़ेंगे तो अच्छे प्रशासक बनेंगे। ये नहीं होता है कि हम जब पढ़ लिख लेंगे तो अच्छे नेता बन जाएंगे या फिर अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस तरह की ये रखते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी के प्रति सबका लगाव होता है। सरकारी नौकरियों पर रोक, जैसे कि जीतू पटवारी जी ने कहा कि SC ST बैकलॉग पदों की भर्ती क्यों रोक दी गई, इस 10 महीने में क्यों नहीं हुई? जी डॉक्टर प्रेम व्यास। देखिए देवेंद्र जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है बेहतर प्रशासक, शासन और प्रशासन के मध्य में एक बेहतर समन्वय और एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में आज उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। इसके पूर्व में 1 लाख से ज्यादा पदों की स्वीकृति करने के पश्चात उन पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया हुई थी। लगभग 7,000 पटवारी के पद, मुझे लगता है आदरणीय पटवारी जी को इस बात का संज्ञान नहीं है कि 7,000 पटवारी के पदों को भरा था। शिक्षक 15,700 पदों को उस समय भरा था। अभियंत्री के लगभग 6500 पदों को भरा था। फॉरेस्ट स्टाफ में 2600 पदों पर पूर्ति करी थी। स्टेनो में 2700 पदों, जेल वार्ड में 2600 पदों पर पूर्ति करी थी और उसमें बैकलॉग्स के पद भी सम्मिलित थे और ट्रांसजेंडर्स के पद भी सम्मिलित थे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो पिछला जो दृष्टिकोण था उसके तहत निश्चित रूप से आप अगर जनसंख्या की दृष्टि से मानेंगे तो 1 से 1.5% जो है गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या से तुलनात्मक दृष्टिकोण अगर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से 1 लाख से ज्यादा पदों पर पहले स्वीकृति 37,000 पद के आसपास ऐसे हैं जो अभी हालिया में जिसको सर्जन करा है। और मुझे लगता है 3,000 के आसपास कोर्ट की परमिशन के बाद में अतिथि शिक्षक तक उनके लिए भी जो है पदों का सर्जन किया गया। तो निश्चित रूप से व्यापार, व्यवसाय, नौकरियां, तीनों क्षेत्रों में जो है सरकार कार्य कर रही है। 900 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए पिछले सालों में और 100 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स रजिस्टर्ड हुए। एक स्टार्टअप रजिस्टर्ड होता है तो लगभग जो है 400 से 500 नौकरियों का सर्जन होता है। बृहद तौर पर अगर बड़ा पैमाना होता है तो 1500 नौकरियों का सर्जन होता है। ऐसे 900 स्टार्टअप मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हुए हैं। और उसके बाद में इन्वेस्टर्स मीट हो, रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से हो, स्वरोजगार के माध्यम से हो, निश्चित रूप से व्यापक पैमाने पर सरकार अपनी तरफ से कार्य कर रही है। पिछला जो इन्वेस्टर्स मीट का पिछले 10 साल का जो आंकड़ा था लगभग 3 लाख जॉब्स का था। अभी पिछले 10 माह में 2,42,000 करोड़ के आसपास के निवेश प्रस्ताव मंजूर हुए और जिसमें से हमने लगभग 240 एकड़ भूमि का आवंटन भी कर दिया है। मतलब निवेश प्रस्ताव आना, उसके लिए वृहद योजना बनाना और भूमि का आवंटन कर देना, ये तीनों बातें अलग अलग है। और तीनों बातों को सम्मिलित रूप से जब प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो हमने कहा है कि हम प्रदेश को विकास पथ पर अग्रसर करेंगे, उसी और राज्य सरकार जो है प्रदर्शित कर रही है। और निश्चित रूप से अभी कुछ समय के भीतर जो हमने अभी तक तय किया है कि कॉन्क्लेव मीट्स हो, इन्वेस्टर्स मीट्स हो, उसके माध्यम से जो निवेश आ रहा है लगभग 1 लाख नई नौकरियों का सर्जन होगा और आगामी आने वाले समय में इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। जी बिल्कुल। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, अगर बीजेपी से बात करें तो तमाम बातें गिना देते हैं, तमाम कि हाँ इतनी नौकरियां दे गई, इस क्षेत्र में इतनी नौकरियां दे दी गई, इस क्षेत्र में इतनी नौकरियां दे दी गई। लेकिन बात जब बेरोजगारी की आती है तो एक आंकड़े भी आए थे जिसमें 1% से कम बेरोजगारी दर यहाँ पर बताई गई है मध्य प्रदेश में। तो आंकड़ों के हिसाब से और बीजेपी जो गिना रही है, जो अभी डॉक्टर प्रेम व्यास जी गिना रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो वो आंकड़े जो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, बेरोजगारी दर 0.9% दिखाया जा रहा है, ये मेल खाते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति जो मध्य प्रदेश की देखी जा सकती है, यहाँ पर बेरोजगारी दिख रही है। ये कैसी बेरोजगारी है? देखिए, ऐसा है कि विधानसभा में जो सरकार ने आंकड़े रखे थे, एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया
कि मध्य प्रदेश में जो रजिस्टर्ड बेरोजगार युवक हैं जिन्होंने रोजगार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है वो लगभग 25 लाख से अधिक हैं, जबकि सरकार का ही आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि 33 लाख लोग बेरोजगार हैं, जिसमें इंजीनियरिंग पढ़े हुए 1,20,000 हैं, पोस्ट ग्रेजुएट 1.5 लाख हैं, ग्रेजुएट 8,70,000 हैं और 12th तक पढ़े हुए 6,30,000 ऐसे लोग हैं जिनने 12th के बाद जो है अपनी पढ़ाई रोक दी। तो अब बात यह है कि दरअसल सरकारी नौकरियों की जहां तक मैं बात करूंगा, सरकार को यह माहौल बनाना चाहिए कि लोगों को, और ऐसी योजना बनाना चाहिए कि लोग जब पढ़ाई करें तो उनका उद्देश्य सरकारी नौकरी प्रमुख उद्देश्य ना रहे, वो उद्देश्य डाइवर्सिफाई होए पढ़ाई के टाइम पर ही। पढ़ाई के टाइम पर ही उन्हें पता होना चाहिए कि हमको जो है बिजनेस करना है या हमको कोई टेक्निकल काम करना है या हमको कृषि करना है। क्या देश जो कृषि प्रधान देश है, क्या हमारे देश को अपेक्षा नहीं होती कि हमारे किसान पढ़े लिखे हों और वैज्ञानिक खेती करें ताकि देश का उत्पादन बढ़ सके। लेकिन दरअसल हमने आज भी हमारी जो शिक्षा पद्धति है और शिक्षा प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि विश्व की कोई भी सरकार आने वाले समय में वो सरकारी नौकरियां नहीं बांट सकती है जी। सरकारी नौकरियां हमेशा सीमित रहेंगी और ज्यादा सीमित होती चली जाएंगी। ये भी हमारे देश ने देखा कि भ्रष्टाचार सरकारी कर्मचारियों में सबसे ज्यादा है, प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार नहीं के बराबर है। तो जब रोजगार मिलता है या सरकारी नौकरी मिलती है तो भ्रष्टाचार पैदा होता है। सरकार वही काम कॉन्ट्रैक्ट पे करवाती है, तो एक उदाहरण के तौर पे यदि 1 लाख में होगा तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर उसको 60,000 में करने को तैयार है। इवन जो है सरकारी काम जो है, जो ऑफिशियल काम भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिए गए। इस सब के पीछे वजह यही है कि एक तो लेट लतीफी करते हैं, समय पे ऑफिस नहीं आते हैं, चाहे जब आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो इस सब चीज के बाद में सरकार को इस तरीके की एक नीति बनाना चाहिए कि लोगों को कैसे समझाया जाए कि शिक्षा आपके आदर्श नागरिक बनने का माध्यम है, आपके ज्ञान बढ़ाने का माध्यम है और आपको आगे जो भी रोजगार आप करना चाहें उसको अच्छी तरह से शिक्षित होकर करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। देश के अच्छे नागरिक बनने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। मैं अननेसेसरी सरकार की आलोचना करने के उद्देश्य से अपनी बात नहीं रखना चाहता। दरअसल पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी नौकरियां नहीं बांटी गई हैं। तो अब यदि मोहन सरकार ने यदि 1 लाख नौकरियां अगले 1 साल के अंदर रोजगार के रूप में देने के लिए जो है एक योजना बनाई है, तो इसका स्वागत होना चाहिए निश्चित तौर पर। बिल्कुल। लेकिन इससे भी समस्या हल नहीं होगी, जबकि 25 लाख सरकारी पोर्टल पर ही बेरोजगार युवक जो है रजिस्टर्ड है। तो क्या इससे समस्या प्रदेश की हल हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो कम से कम इस पे विशेष चर्चा आयोजित करना चाहिए और निश्चित तौर पर बेरोजगारों के बीच में एक सांत्वना का, सद्भावना का एक माहौल क्रिएट करने की जरूरत है, ताकि वो कोई उल्टे सीधे कदम, नशे की लत न लग जाए। जैसा कि विपक्ष के नेता ने कहा, जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने कहा कि नशेड़ी पैदा हो रहे हैं युवाओं में। तो इस तरीके की चीजों को बचने के लिए भी तो सरकार को कुछ करना चाहिए। जी, बिल्कुल। और सिर्फ करना नहीं चाहिए, केवल विभाग बना देने से नहीं हो जाएगा। लोगों के बीच में प्रेजेंस दिखना चाहिए, योजनाओं की प्रेजेंस दिखना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही है। अब एक सवाल ये भी है ना कि अगर जो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर ये कृषि प्रधान, यहाँ पर कृषि से जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं अन्य प्रदेशों की अपेक्षा। यानी कि अगर जो पूरे भारत की देखा जाए व्यवस्था, तो उसमें
कृषि पर आधारित जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में लोग ज्यादा हैं। तो सवाल, अगर जो कृषि से ही जुड़ा हुआ रोजगार पैदा किया जाए और ऐसे ही चीजें की जाएं तो बेहतर होगा। अब जो नौकरियां निकली हैं, हम डॉक्टर प्रेम व्यास की तरफ रुख करेंगे। जो नौकरियां, जो सौगात सरकार ने दिया है, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए रोजगार वो क्या दे रहे हैं उनमें, हम ये आपसे जानना चाहते हैं डॉक्टर प्रेम व्यास। देखिए, निश्चित तौर पर जब रोजगार की बात होगी तो सभी समावेशी रूप से जो है लागू होगा, चाहे वो स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना हो, मुद्रा लोन माध्यम बनाया हो, या फुटकर व्यापारियों को 5 लाख से ज्यादा फुटकर विक्रेता थे जिनको जो है लोन दिया गया और समय समय पर उसको बढ़ाया भी गया। उसके पूर्व में कृषि को लेकर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में मात्र 3 से 4% गंभीर विषय है सर, इधर उधर करने का प्रयास ना करें, विषय गंभीर है। और अगर जो सवाल हमारे हैं उत्तर उसी का दें। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जो सौगात दी गई है, मेरा सवाल यह है, जो सौगात दी गई है दिवाली से पहले प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें कृषि परक रोजगार कितना है डॉक्टर प्रेम व्यास? देखिए, निश्चित तौर पे इसीलिए मैंने कहा देवेंद्र जी, सिर्फ पर्टिकुलर अगर हम आंसर चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी होगी। जिस तरह से पूरे प्रयास करेगा, फुटकर व्यापारियों की मैंने बात करी तो वो कृषक भी है ना, जो कृषक जो है पूर्व से जो खेती किसानी के साथ में फुटकर व्यापारी का भी कार्य कर रहे थे, तो निश्चित रूप से उनको भी लाभ से जोड़ा। उसके बाद में हमने एक बृहद योजना बनाई थी कि 7 लाख हेक्टेयर पे पहले कृषि होती थी, हम उसको 43 लाख तक लेके गए। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप इतने बड़े प्रवक्ता हैं, इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, आपने क्या किया है, क्या योजनाएं बनाई हैं वो अलग रखिए। हम ये पूछ रहे हैं जो आज मुख्यमंत्री जी ने उपहार दिया है मध्य प्रदेश को रोजगार का, वो कृषि परक कितना है, उसमें कृषि परक कितना रोजगार है, हम ये बस जानना चाहते हैं बस। और हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, जब तक कृषि परक रोजगार पैदा नहीं होगा, ये आंकड़े हवाई, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, इसे नहीं हटाया जा सकता। सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यह सच्चाई है। इसको चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर इस सच्चाई को स्वीकार कर ले तो वास्तव में कायाकल्प होते देर नहीं लगेगी। आप ये बातें कह रहे हैं कि हम दोगुना कर देंगे, कृषि परक रोजगार तो पैदा कीजिए आप, 4 गुना होगा किसानों की आय। हम वो बातें कह रहे हैं कि आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो नौकरियों की सौगात दी है, उसमें कृषि परक रोजगार कितना है, कृषि परक, कृषि से संबंधित नौकरियां कितनी हैं, कृषि विभाग में नौकरियां कितनी हैं, हमें यही बता दीजिए। बस मैं उतना ही जानना चाहता हूं। चलिए, हमारे साथ अंबिका शर्मा जी आ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चलिए, डॉक्टर प्रेम व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। देखिए, कब मैंने इसीलिए कहा देवेंद्र जी कि पूरे बृहद तौर पर पूरी बात को गंभीरता समझना पड़ेगा। इसके पूर्व में ड्रोन का प्रयोग करने की बात हो, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अगर निर्मित, अभी तो इन सेक्टर्स में जो है जॉब्स क्रिएशन संभव हो पाएगा, उसको हमने 4,448 करोड़ का कार्य करा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमने कृषि के रकबे को बढ़ाने की बात हो, सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने की बात हो, या जो 40% के साथ में निर्यात शुल्क लगता था उसको 20% करने की बात हो। कृषि लाभ का धंधा तभी बनेगा जब सभी सेक्टर्स में एक साथ काम होगा। एग्रो फंड निर्मित होना, उसका प्रदेश हित में लाभ होना। दूसरी बात है कि जो हमने कहा कि हमने सिर्फ 3 से 4% पर मध्य प्रदेश जैसी सरकार है जो कृषकों को लोन प्रोवाइड कर रही है, तो कृषि के क्षेत्र में भी अपार संभावना है। उन संभावनाओं को तलाशने के लिए ही फंड्स का निर्माण और उन आम कृषकों, आम किसानों के साथ में किसानों के हित में प्रयोग करना, ये दोनों हमारी सरकार ने करके दिखाया। इसलिए मैंने कहा है कि कृषि का सेक्टर
जॉब के सेक्टर्स हो या सरकारी सेक्टर हो, तीनों सेक्टर्स पर सरकार समावेशी लाभ के साथ में कार्य कर रही है। जी बिल्कुल, समावेशी लाभ के सेक्टर में काम करेगी, अच्छी बात है। हम अब पुनः नहीं आएंगे उस तरफ, अपने पुराने क्वेश्चन की तरफ। अंबिका शर्मा जी, हम आपकी तरफ रुख करेंगे। अंबिका शर्मा जी, आज सीएम मोहन यादव ने दिवाली की सौगात दी है, नौकरियों की सौगात दी है, पेंशन, तमाम एक्सेट्रा 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 सौगात दी है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन इस पर कांग्रेस को ऐतराज क्या है? कांग्रेस को ऐतराज इनके जो हवाई बातें होती हैं उस पर ऐतराज है। इनमें सच बोलने का साहस है नहीं। जो भी बातें करते हैं वो लोक लुभावन बातें तो करते हैं, लेकिन धरातल पर उसके निष्कर्ष नहीं दिखाई देते, उसके परिणाम नहीं दिखाई देते। एक कृषि परक रोजगार देने का नैतिक साहस इनके अंदर है नहीं। आपको सबको पता है कि जब चुनाव के पहले किसान भाइयों के बीच में गए थे तो इन्होंने धान का समर्थन मूल्य, गेहूं का समर्थन मूल्य, धान का 31 रुपए, गेहूं का 27 रुपए करने की बात कही थी, लेकिन आज तक वो वादे इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। इसी प्रकार से ये लोक लुभावन घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन इनका धरातल पर कुछ भी दिखाई देता नहीं है। इस पर कांग्रेस को आपत्ति है। और कांग्रेस को इनकी कथनी करनी में जबरदस्त विरोधाभास दिखाई देता है। और अब कांग्रेस को क्या दिखाई देता है? जनसामान्य को दिखाई देता है, पूरे मध्य प्रदेश को दिखाई दे रहा है। उपलब्धियों के नाम पर यह लोग जीरो हैं। केवल यह वोट कमाने की बात करते हैं, चुनाव के समय झूठे वादे करते हैं, वादों को निभाते नहीं हैं। फिर चुनाव आ जाते हैं तो कोई इमोशनल मुद्दा ये लोग छोड़ देते हैं और ये अपना काम बना लेते हैं। तो सत्ता की धूप है। इसके अलावा किसानों की तो जो दुर्दशा इन्होंने की है वो काला इतिहास इनके खाते में जुड़ गया है और उसको प्रदेश का किसान कभी भूल नहीं पाएगा। जी, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, हम आपकी तरफ रुख करेंगे। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, जैसा कि अभी अंबिका शर्मा जी ने जो बातें कही हैं कि बीजेपी के कथनी और करनी में अंतर हो रहा है, ये आंकड़े दिखा रहे हैं, लोक लुभावन वादे कर रहे हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। क्या नौकरियों में, रोजगार में यही बातें दिख रही हैं आपको या कुछ अलग दिख रहा है? आरोप कितने निराधार हैं या कितने सत्य हैं? जी देखिए, दरअसल इसको कथनी करने वाली बात से मैं थोड़ा सा दूसरी दिशा में ले जाना चाहता हूँ। मेरा इसमें कहना है कि पिछले लंबे समय से 15-20 साल से देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। दरअसल रोजगार का सृजन कैसे हो कि लोगों, सरकार का भी और बेरोजगारों का भी पूरा जो ध्यान है और देश की रीति नीति निर्धारित करने वालों का पूरा ध्यान क्या है कि जो सरकारी नौकरियां कैसे मिलेंगी या रोजगार किस तरीके से, व्यापार का तरीका क्या रहेगा, इस पे गंभीर चर्चा कभी की नहीं गई है। कृषि, जैसे अभी कृषि की बात चल रही थी, कृषि वैज्ञानिकों ने कभी इसका विकल्प नहीं दिया कि यदि एक ट्रैक्टर किसान ले लेता है तो उसके घर के काम करने वाले 2 लोग दरअसल बेरोजगार हो जाते हैं। जो पहले हल चलाया करते थे, जो बैलों द्वारा बुआई किया करते थे, वो उनकी आय तो बढ़ सकती है रासायनिक खाद डाल करके, ट्रैक्टर द्वारा जुताई करके या और आधुनिक साधन इस्तेमाल करके, पर उनके पास काम नहीं बच रहा है। धीरे धीरे इनकम होने के बाद भी वे लोग धीरे धीरे बेरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से शहरों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पारिवारिक इनकम तो है लेकिन उनके पास काम नहीं है। धीरे धीरे दोनों तरफ से बेरोजगारी का राक्षस जो है
अपने ढेने फैला रहा है। एक वो लोग जिनके पास में इनकम भी नहीं है, काम भी नहीं है, दूसरे उन लोगों की फौज धीरे धीरे तैयार हो रही है। उनके पास तो है, तो है, पर उनके पास भी काम नहीं है। वो लोग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं नशे में या किसी दूसरे डिस्ट्रक्टिव काम में, क्योंकि उनके पास में काम ही नहीं है। तो दरअसल देश में काम का सृजन कैसे हो और किसी काम को डाइवर्सिफाई कैसे किया जाए। जैसे कोई गेहूं सोयाबीन चना बो रहा है तो गेहूं सोयाबीन चना ही बो रहा है, और बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनको थोड़ी थोड़ी करके अलग अलग तरीके से बोए जाए ताकि 12 महीने काम रहे। एक ये बात। दूसरे, हम खुद देखते हैं कि प्याज के सीजन में 10 रुपए किलो प्याज होती है, और जब सीजन नहीं रहता तो 50 और 60 रुपए और 100 रुपए तक प्याज जाती है। लहसुन का भी यही है, आलू का भी यही हाल है, कई फसलों का ऐसा हाल है। तो वो 12 महीने लोगों को इस तरीके से उसका जो है उसका प्रोसेस करके 12 महीने लोगों को उपलब्ध हो सके रीजनेबल दर पर। कौन सी फसलें सीजन के बाद महंगी हो जाती है, उनको कैसे रखा जा सकता है सुरक्षित, इस सब पे काम करने की जरूरत है। और इस सब पे यदि काम होगा तो रोजगार भी मिलेगा, उन किसानों को भी रोजगार मिलेगा जो करोड़ों रुपए लाखों रुपए कमा तो रहे फसलों से, पर है वो बेरोजगार, उनके पास काम नहीं है। मैंने गांव में बड़े बड़े किसानों को फसल बोई जा रही है और किसान बैठ के पत्ते खेल रहा है, या बुरा लगे तो मैं कहता हूं कि वो जो है वो राम नाम जप रहा है, वो भजन कर रहा है। नहीं, भजन करने वाले कम हैं, भजन करने वाले कम हैं, फिर भी पत्ते खेलने वाले ज्यादा हैं। हम भी गांव जब जाते हैं तो ऐसी स्थितियां देख जी जी नहीं, मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि उसके पास में अपना काम का है। उसने ड्राइवर रखा ट्रैक्टर का, जो ट्रैक्टर की जुताई कर रहा है, उसने खेतों की रखवाली के लिए रखवाला रख लिया, उसने कटिंग के लिए हार्वेस्टर बुला लिया, उसने एक साल में उसने खुद ने क्या काम किया, और उसके 2 पुत्र होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, जो भी होते हैं, उनके पास क्या काम रहेगा आगे। उसके लिए खाद्य प्रसंस्करण के जो विकल्प है उनको गांव-गांव तक पहुंचाना होगा, और देश की महंगाई का भी कहीं ना कहीं इसके अंदर, महंगाई से निपटने की चाबी भी है इसके अंदर। पर इसके लिए गहराई से विचार करना पड़ेगा, राजनीति से हटकर चर्चा करना चाहिए। जी, सभी पार्टियों को करना पड़ेगी, उसका पार्टी से मतलब नहीं है। जी, वैज्ञानिकों को भी शामिल होना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम व्यास, एक सवाल है, जब एक माचिस बनाया जाता है, एक माचिस की कंपनी है, अगर वो माचिस बनाती है तो अपने माचिस की कीमत वो स्वयं तय करती है। लेकिन अगर जो एक किसान जो खेत में हल चलाता है, तपती धूप में रह करके खेत की सिंचाई करता है, जुताई करता है, कटाई करता है, मड़ाई करता है, उसे उसके उत्पादन का जो रेट है वो सरकार तय करती है। कैसा लगता है आपको? डॉक्टर प्रेम व्यास। हेलो जी, डॉक्टर प्रेम व्यास। देवेंद्र जी रिपीट करेंगे, आवाज नहीं आ पाई। जी, हमने सवाल ये किया है कि रोजगार की बात हो रही है, सौगातों की बात हो रही है, दीपावली है, तो किसानों की भी बात कर ली जाए, क्योंकि अगर इतनी मेहनत के बाद फसल उत्पादन करता है किसान, उसका रेट निर्धारण सरकार करती है। एक माचिस कंपनी अगर जो कोई बनाता है, कोई माल, अगर माचिस बनाने वाली कंपनी अपने माचिस का मूल्य खुद निर्धारित करती है, अगर इस, देखिए अलग बातें नहीं हैं, बातें ये हैं कि अगर इस सामंजस्य को सही कर लिया जाए, जो सामंजस्य उस कंपनी के लिए किया जा रहा है, जो दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, वो अगर जो किसानों की तरफ हो जाए, रुख कर लिया जाए, तो हमें लगता है कि ये
नौकरियों की सौगात देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए देवेंद्र जी, कुल मिलाकर पूरे भारत की अगर बात करेंगे तो लगभग 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है पूरे भारत में, जहां पर अलग अलग समय पर क्रॉप रोटेशंस के तहत फसलें भी होती है। फसलों का निर्धारण का जो मूल्य तय होता है, अभी छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ सोयाबीन को लेकर। तो सोयाबीन को लेकर अभी जो रेट्स है, मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छे रेट्स अभी दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो रेट्स डिपेंड करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी, तेल खपत में भी, और दूसरी चीज है खली के रूप में भी, जो किसान ही जिसका बहुतायत में प्रयोग करता है। अगर रेट्स में डायवर्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर किसानों को भी महंगे भाव में जो है बीज की बात हो या तेल की बात हो या कपासा खली या अन्य खले प्रोडक्ट्स की बात हो, वो महंगे दामों पर लेने पड़ेंगे। लेकिन सरकार ने एक जरूर निश्चित तौर पर एक अभी जो मैंने बताया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो या एग्रो फंड के नाम से हो, इन दोनों तरह के प्रारूप के प्रदत्त कराए। दूसरा, जो बासमती गेहूं की बात, बासमती चावल की बात हो या प्याज की बात हो, जो निर्यात हो रहा था 40% शुल्क रख रहा था, उसको घटा के 20% कराए। उसके बाद में एग्रो फंड के नाम से फंड भी डेवलप कराए। तो निश्चित रूप से सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि किसानों को, इथेनॉल की अगर बात करेंगे तो मात्र गन्ना उसके लिए विकल्प था, लेकिन उसके बाद में मक्के को भी विकल्प के तौर पे लाया गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसानों को डायरेक्ट जोड़ा जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो निर्यात है वो 3 गुना हुआ है। लेकिन सरकार प्रदत्त है मॉडर्नाइजेशन के लिए, दूसरा खेती में जो विविधता है और जो जैव विविधता के रूप में साइंटिस्टों के साथ में मिलकर पूर्व में जो हमने पूरा प्रकाशन करा था कि किस समय पर किस फसल को उपयोग में लाया जा सकता है, कितना यूरिया वहां पर आवश्यक है, तो निश्चित रूप से वो छोड़ सरकार अग्रसर है, जिसका लाभ आने वाले समय में सभी किसान भाइयों को मिलेगा। जी बिल्कुल, और मिलेगा। तो ये जो सौगात मुख्यमंत्री जी ने दिया है इसका उनको भी लाभ मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अब समय नहीं है अंबिका शर्मा जी, मात्र हम आपसे एक ही सवाल पूछ पाए क्योंकि थोड़ी देर में जुड़े थे आप, माफ कीजिएगा, समय नहीं है, नहीं तो और सवाल करते हम आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो रोजगार पर रार हो रही है, रोजगार पर रार हो रही है और ये रार तब तक होती रहेगी जब तक कि मध्य प्रदेश को कृषि परक रोजगार पैदा न किया जाए। मध्य प्रदेश में कृषि परक रोजगार पैदा नहीं जब तक होगा तब तक रोजगार पर रार होती रहेगी, क्योंकि यह कृषि प्रधान प्रदेश है, यहां पर सबसे ज्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं। इसलिए रोजगार की सौगात अगर जो देना है तो कृषि क्षेत्र की तरफ दीजिए और तभी जाकर के कल्याण हो पाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।